हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शन बाय रमेश सर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो। फिलहाल हम लोग इस चैनल के माध्यम से जीके जीएस को पढ़ रहे थे और जीके जीएस में इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का आपका 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आइए हम लोग हड़प्पा सभ्यता आज पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास का अब तक वीडियो टोटल 10 डला चुका है, यह 11वां वीडियो है। तो इससे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक यानी कि धर्म के बारे में पढ़े थे कि वो लोग किस धर्म को मानते थे, एक ईश्वरवादी थे कि बहुदेववादी थे, ठीक ना, कौन कौन भगवान की पूजा करते थे। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को पढ़ रहे थे, यानी कि उनका मुख्य जो व्यवसाय है, जो पेशा था वह क्या था। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन का उनका जो मुख्य व्यवसाय था, ठीक है ना, वो एक तरह से कृषि और पशुपालन था। कृषि और पशुपालन यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक आपका नगरीय सभ्यता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और भारत में नगरीकरण का पहला जो साक्ष्य मिला है वह हड़प्पा काल से मिला है, ठीक ना। तो हम लोग हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन को पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और भारत में नगरीकरण का जो पहला साक्ष्य मिला है वह हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है यानी कि उनका जो मुख्य कार्य है वह कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, उद्योग धंधा भी था और व्यापार वाणिज्य भी था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है यानी कि लोग क्या क्या व्यवसाय करते थे, तो कृषि कार्य, पशुपालन, उद्योग धंधा और व्यापार वाणिज्य करते थे, ठीक ना। और हड़प्पा काल की जो कृषि व्यवस्था थी, हड़प्पा काल की जो कृषि व्यवस्था थी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा काल की जो कृषि व्यवस्था थी काफ़ी विकसित थी। जैसे अभी हम लोग का जो कृषि व्यवस्था काफ़ी विकसित है, तो उस समय के हड़प्पा काल जितने संसाधन उनके पास मौजूद थे उन संसाधनों के अनुसार उनकी जो कृषि व्यवस्था थी काफ़ी विकसित थी, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग को इस चैनल के माध्यम से लाभ मिल सके और उनका भी कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी हो सके, ठीक ना। और इतना याद रखिएगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इतना तैयारी करवा दिया जाएगा ताकि आपको जीके जीएस में या फिर मैथ या रीजनिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। फिलहाल टाइम कम होने की वजह से मैथ रीजनिंग का वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। आइए, तो हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन में वो लोग कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे और उद्योग धंधा उनके समय में उनका कार्य था। तो हड़प्पा काल के आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम कृषि को क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, कृषि को। तो कृषि में क्या क्या कृषि करते थे, खेती करते थे। तो वे लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, तिल, सरसों आदि का कृषि करते थे। यानी गेहूं से भी प्रचलित थे, जौ से भी, राई, मटर, चावल, कपास, तिल और सरसों आदि से क्या थे, प्रचलित है। तो आते हैं सबसे पहले कपास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मतलब वही हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले कपास का जो प्रमाण मिला है, कपास की खेती करने का जो श्रेय है कहाँ से मिला है, सिंधु सभ्यता के लोगों का। किसका है, सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। और यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। यानी कि यूनान के लोग जो कपास की खेती था उस कपास की खेती क्या बोलते थे, सिंडन, जो आपका सिंधु शब्द से बना हुआ। यह जो कपास को लोग, यूनान के लोग जो सिंडन कहते थे, यह किस शब्द से बना हुआ है, सिंधु शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आया है, ठीक ना, कि कपास की जो खेती है इसका श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास की खेती का श्रेय जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती काफी करते थे, उस समय काफी प्रचलित था। और इस कपास को यूनान के लोग इसे क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। और सिंडन जो शब्द है किससे बना हुआ, तो सिंधु शब्द से बना है। आते नेक्स्ट, जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता में जो जौ था वह दो श्रेणी में था। एक उच्च कोटि का जौ था, एक निम्न कोटि का जौ था। तो हमें यहाँ उच्च कोटि के जौ के बारे में प्रमाण मिला है। आइएगा, तो जौ का जो प्रमाण है बनावली से कहाँ से मिला है, बनावली से, वही बनवाली से मिला है। तो जौ का जो प्रमाण है बनावली से मिला है, जो उच्च कोटि का, किस कोटि का जौ था, उच्च कोटि का जौ था। आइए,
चावल के प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। और यह प्रश्न पूछ चुका है एग्जाम में बहुत बार कि हड़प्पा सभ्यता में चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से, यानी कि वही बनवाली से, ठीक ना। तो चावल का प्रमाण जो लोथल से मिला है, और चावल का भूसी का भी प्रमाण मिला है। तो चावल का जो भूसी का प्रमाण, भूसी मतलब जो भूसा होता है ना, वो आपका गुजरात के रंगपुर से मिला हुआ, गुजरात के रंगपुर से। यानी कि धान का जो भूसा होता है, जो हम लोग धान को कुटवाते हैं ना, तो भूसा निकलता है ना, तो धान का भूसा का जो प्रमाण मिला है यह गुजरात के रंगपुर से, जबकि चावल का प्रमाण जो मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। आइए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठारों मतलब बड़ा बड़ा गोदाम का प्रमाण मिला है। गौर से समझिएगा, आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से अनाज का बड़े बड़े गोदाम का प्रमाण मिला है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा वासी के जो लोग थे, वहाँ के किसान से, मजदूर से कर के रूप में, टैक्स के रूप में अनाज लेते थे। आखिर आप ये समझिए कि बड़े बड़े जब अनाज से गोदाम में मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि वहाँ के जो भी लोग किसान थे, वह राजा के व्यापारी को कर के रूप में क्या देते थे? अनाज देते थे। तभी तो वह अनाज बड़ा बड़ा कोठारे में जमा होते जा रहा है। तो आइए, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से अनाज का बड़े बड़े कोठारों का प्रमाण मिला है। तो इससे यह साबित होता है कि वहाँ के जो किसान लोग थे, वह राजा महाराजा को क्या करते थे? कर के रूप में अनाज क्या देते थे? अनाज देते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पावासी दो फसल एक साथ उगाते हैं। जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना, रबी फसल में सरसों वगैरह, तीसी वगैरह रोप देते हैं। तो हड़प्पावासी भी थे, वह दो फसल से अवगत थे, दो फसल से अवगत थे। यानी कहे कि मतलब का कि एक ही भूमि में, एक ही समय में दो फसल उगाते थे। आइए, तो हड़प्पावासी दो फसल एक साथ उगाते थे, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड़प्पावासी जो एक साथ दो फसल उगाते थे, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और वह दो फसल क्या है एक साथ उगने वाला? तो चना और सरसों, चना और सरसों, यानी कि चना और सरसों, यह दोनों फसल एक साथ उगाया जाता था। आइएगा, कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक ना। जैसे हम लोग खेत का जुताई करते हैं ना, तो जुता हुआ खेत का प्रमाण, यानी जो ट्रैक्टर वगैरह से हम लोग जुताई करते हैं, तो उस समय ट्रैक्टर थोड़ी ना था, उस समय जो भी जानवर से जुताई होता था। तो जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपका कालीबंगा से। तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। आएगा, बनवाली से हल का प्रमाण मिला है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण, हल मतलब जो हल जोता जाता है खेत को, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनवाली से। और उस समय तो लोहा की खोज हुआ नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है, हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है 2500 BC से लेकर 1800 BC तक है। तो उस समय लोहा का आविष्कार हुआ नहीं था, लोहा का तो खोज हुआ नहीं था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय जो हल का प्रमाण, यानी कि जो हल है वो लोहा का होगा नहीं। आइए देखते हैं। तो बनवाली से हल का प्रमाण मिला है। और हल किसका बना होता था? तो हल या तो तांबा का बना होता था, पीतल के, लकड़ी के या पत्थर के। हल जो था तांबा, पीतल, लकड़ी या पत्थर का बना हुआ होता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अवगत नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अवगत नहीं थे, क्योंकि लोहा का जो प्रचलन पहला बार देखा गया है 1000 BC देखा गया, 1000 BC। और हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है यह 2500 BC से 1800 BC है, ठीक ना। तो लोहा का जो प्रचलन साक्ष्य मिला वह कब मिला है? 1000 BC से आरंभ हुआ है। इसलिए हड़प्पा वासी लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे, क्योंकि लोहा का आविष्कार जो हुआ मात्र 1000 साल BC पहले हुआ है, ठीक ना। और हड़प्पा सभ्यता 1000 BC में तो है नहीं, ये 2500 से 1800 के बीच में ना है। आइए, हड़प्पावासी का मुख्य फसल गेहूं और क्या था? जौ था। हड़प्पावासी का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ था। इसके साथ साथ हड़प्पावासी भी पशुपालन कार्य करते थे। तो पशुपालन में गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट का पशुपालन करते थे। और भी जानवर थे। तो हड़प्पावासी कृषि के साथ साथ जो पशुपालन करते थे, और पशुपालन भी काफी विकसित था, ठीक ना। तो पशुपालन जो करते थे तो गाय को पालते थे, गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट। इसके साथ गुजरात के लोग हाथी भी पालते थे। यह प्रमाण मिला है कि गुजरात के लोग क्या करते थे? हाथी भी पालते थे। अब यहाँ देख रहे हैं गधा और ऊंट मिला है। तो गधे और ऊंट क्या करते थे? यह बोझ ढोने का काम करते थे। गधे और ऊंट क्या करते थे? यह बोझ ढोने का काम करते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं
गुजरात के लोगों के द्वारा हाथी पाला जाता था। आते हैं, अब आते हैं घोड़ा के बारे में। घोड़ा का भी हड्डी का प्रमाण मिला है। तो देखिए, तो गुजरात के सुरकोटदा से घोड़ा का हड्डी का प्रमाण मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला है। पूछेगा आपको कि गुजरात के किस स्थान से घोड़ा का हड्डी का प्रमाण मिला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गुजरात के सुरकोटदा से घोड़ा का हड्डी का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की बनी मिट्टी, घोड़े यानी कहने का मतलब का कि मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़ा का मूर्ति मिला है। यह मूर्ति किसका बना हुआ था, मिट्टी का। किसका बना हुआ था, मिट्टी का। वो भी मिट्टी जो था आग में पका हुआ था। आएगा, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई और आग में पकी हुई मूर्ति का प्रमाण मिला है। जैसे हम लोग बचपन में पका हुआ मिट्टी का बहुत सारा घोड़ा इस सब का मूर्ति जो बचपन में खेले हैं ना, तो यह सभी प्रमाण वहां से आपका गुजरात और लोथल से मिला है। तो आपका घोड़ा जो था आपका घोड़ा का जो मूर्ति मिला था, जो मिट्टी का बना हुआ था, जो आग में पका हुआ था, उसे टेराकोटा का कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। ठीक ना। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन को पढ़ चुके हैं। आर्थिक जीवन के बाद आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन के बाद पढ़ना है उद्योग धंधा के बारे में। ठीक ना। यानी कि मान के चलिए कि 3 और वीडियो में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता में कहाँ बढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता में। ठीक ना। और धीरे धीरे आपको संपूर्ण इतिहास का वीडियो अपलोड करवा दी जाएगी। और आप लोग इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। और इस चैनल के माध्यम से एकदम शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना। इसमें कोई बीच से कोई वीडियो डाला गया नहीं, इतिहास एकदम शुरुआत से चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।